हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना कई जगह पर देखने को मिलता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं और इसके कुछ बेसिक जो फिनोमेना और जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में आप 10th क्लास में कर चुके हैं। जैसे कि एक ग्लास है और उसको आपने हाफ फिल्ड किया हुआ है वाटर से और आप उसके अंदर कोई भी पेंसिल डालते हैं तो वो आपको ब्रोकन लगती है, टूटी हुई लगती है उस सरफेस से जहाँ पर एयर और वाटर सेपरेट हो रही है। तो ये फिनोमेना भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और भी आपने बहुत सारे फिनोमेनास पढ़े हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और हमें स्टार अपनी पोजीशन पर नहीं दिखाई देते हैं, ये फिनोमेना भी कौन सा हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो फिश होती है वाटर टैंक में वो हमें अपनी पोजीशन से थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन पर दिखाई देती है, ये फिनोमेना भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये भी आपने किया हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब में से जब हम लाइट पास करते हैं वहां भी कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जिसकी वजह से हमें क्या होता है वहां पर, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो या किसी ऑफिस में जा रहे हो या आप हॉस्पिटल जा रहे हो, ठीक है, तो जो भी वो डॉक्टर की टेबल है या वो ऑफिस में जो भी है उनकी जो टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर वो एक ग्लास स्लैब रखते हैं और उस ग्लास स्लैब के नीचे वो रखते हैं विजिटिंग कार्ड या कोई भी जो भी उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोटिस वगैरह जो भी होते हैं वो सब रख देते हैं। और ग्लास स्लैब के नीचे जब वो विजिटिंग कार्ड या जो भी वो अपना कोई भी पेज पॉम्पलेट वगैरह रख रहे हैं तो क्या होता है, उसके लेटर्स जो भी देखने वाला होता है उसको बोल्ड दिखाई देते हैं, थोड़े से बड़े एनलार्ज जो है वो दिखाई देते हैं। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं कि यहाँ पर कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं बाय डायग्राम, लेकिन अब हम इसको डिटेल में करेंगे 12th में बाय फॉर्मूलाज। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या लिया, एक ग्लास स्लैब ले ली, ठीक है, तो ये थोड़ी सी थिक है। अभी हमने इसको ऐसे फ्लैट लग रही होगी आपको 2 डायमेंशन जैसी, लेकिन कुछ थिकनेस है इसमें। तो यहाँ पर हमने ये एक स्लैब है ABCD, इस सरफेस पे AB सरफेस पे एक रे इंसिडेंट कराई बच्चों। इस रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल आप ये पढ़ चुके हैं पहले 10th क्लास में। अब ये रे आई एंटर किया इसने फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर से ग्लास एंटर कर रही है तो एयर रेयर होती है, ग्लास डेंसर, सो इट विल बेंड। जाना था देखो इसने ऐसे सीधा, ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका एक्चुअल पाथ है, इस पाथ में जाती अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, बट यहाँ पर ग्लास स्लैब होने की वजह से ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और ये रे अपनी कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद ये रे यहीं पर तो नहीं रह जाएगी, ये वापस आएगी एयर में, तो क्या होगा, इसको हमने रे को दूसरे सरफेस तक ले आए। कौन सी सरफेस तक, इस BC सरफेस तक। यहाँ पर आकर फिर इसने सरफेस को हिट किया तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ओ ड्रॉ किया और कितने एंगल पर ये हिट करेगी, जितना ये एंगल है, ये हमने कल वाली वीडियो में भी किया था। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये रे रिफ्रैक्टेड रे इस दूसरी सरफेस के लिए किसकी तरह काम करेगी, इंसिडेंट रे की तरह, बट ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। उसके बाद अब ये फाइनली कहाँ आ रही है, डेंसर टू रेयर, बाहर आ रही है। कैसे बेंड होगी, डेंसर टू रेयर आ रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाती कैसे, बिल्कुल ऐसे सीधा जाती, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा अवे क्या हो गई, ये बेंड। और ये एंगल आर नहीं होगा, इस एंगल को अब हम किससे डिनोट करेंगे, ई, और इस रे को हम क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, ये रे बाहर एमर्ज होती हुई आ रही है और ये एंगल ई जो होगा ये हमारा होगा एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमारा क्लियर है, डायग्राम हमारा क्लियर हो गया। अब बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या है, हमने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल से बताया कि वो लेटर हमें एनलार्ज दिख रहे हैं, थोड़े बड़े दिख रहे हैं, जिस पोजीशन पे, जिस लेंथ पे, जिस हाइट पे हैं उतनी लेंथ पर नहीं दिख रहे हैं, उससे डिफरेंट लेंथ पर दिख रहे हैं। यानी उनकी ओरिजिनल पोजीशन में और अपर एंड पोजीशन मींस जहाँ हमें दिख रहे हैं उनमें एक शिफ्ट आ गया है। देख लो ना बच्चों, अगर यहाँ ग्लास स्लैब ना होती तो ये रे चुप करके यहाँ से चली जाती,
ठीक है। लेकिन ग्लास स्लैब रखने की वजह से ये मुड़ती गई और अब हमें कहाँ से जाती हुई दिख रही है, यहाँ से जाती हुई दिख रही है। तो इसकी अपर एंड, ये इसकी रियल मतलब जो पाथ है और ये इसका अपर एंड पाथ है, इसमें एक शिफ्ट आ गया जिसे कि हम डिनोट कर रहे हैं डी से। किससे डिनोट कर रहे हैं हम इसको, डी से। और इस डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना वो जो है शिफ्ट होगा, यानी कितना लेटर हमें बड़े दिखाई देने वाले हैं। तो ये बेसिक हो गया। अब हम फॉर्मूले से इसको डिराइव करेंगे, तो आप एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले तो हम वो चीज प्रूव करेंगे जो कल वाली क्लास में भी आई थी, हर जगह आएगी इस तरीके के रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिना में, कि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है बाय अल्टरनेटिंग एंगल, ये वाले भी हमें एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने हैं। बाकी आप कॉमन सेंस से तो समझ ही जाते हैं कि हाँ ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन प्रूव करना भी जरूरी है। तो कैसे करेंगे हम इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में? हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, एयर टू ग्लास। कहाँ जा रहे हैं हम, एयर टू ग्लास। तो एयर म्यू जी किसके इक्वल होगा, ये मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में काफी अच्छे तरीके से करा दिया था तुम लोगों को कि कैसे करना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज कैसे करना है, राइट कैसे करना है, एक एक चीज हमने काफी बार प्रैक्टिस कर ली थी। लेकिन फिर भी साथ के साथ अगर कोई कंफ्यूजन हो इसमें भी तो क्लियर करते जाना। तो एयर से जा रही है रे आपकी ग्लास में, तो इसको कैसे राइट करेंगे, एयर म्यू जी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी म्यू जी अपॉन म्यू ए। इस सेकंड वाले यानी ग्लास वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, एयर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही होता है ना म्यू का फॉर्मूला, म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसको राइट करते हैं ऐसे, वन म्यू टू, म्यू जी अपॉन म्यू ए। और म्यू जी अपॉन म्यू ए किसके इक्वल होगा, ये आपका इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, साइन आई, और दूसरे वाले में कौन सा बन रहा है, साइन आर। सिंपल आपने स्नेल्स लॉ लगाया और ये वाली जो वैल्यूज है इनका थोड़ा सा ध्यान रखा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अब ये बाहर आ रही है जी से ए की तरफ, जी म्यू ए मीन्स ग्लास से एयर की तरफ, तो क्या होगा अब इसमें म्यू ए अपॉन म्यू जी हो जाएगा, ठीक है। और म्यू ए अपॉन म्यू जी किसके इक्वल होगा, साइन आर अपॉन ई, क्योंकि अब रे कहाँ आ रही है, आर से ई की तरफ, तो ये साइन आर अपॉन ई। अब इससे प्रीवियस वाली इक्वेशन में एयर म्यू जी है, यहाँ पर जी म्यू एयर है, हम इसको इनवर्स कर देते हैं। ये भी हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में समझा था कि जो इनवर्स करेंगे सेम वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम इसको रिवर्स करें, जी म्यू ए की जगह इसको ए म्यू जी बनाने की कोशिश करें, देखो बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये भी इनवर्स दैट मीन्स म्यू जी अपॉन म्यू ए, और ये भी इनवर्स दैट मीन्स साइन ई अपॉन साइन आर। अगर हम म्यू ए अपॉन म्यू जी को साइन आर अपॉन साइन ई पुट कर सकते हैं, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए को हम क्या राइट कर देंगे, साइन ई अपॉन साइन आर, इनवर्स कर दिया। और 1 अपॉन जी म्यू ए को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन जी म्यू ए को ए म्यू जी। दिस इज बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हमने इस इक्वेशन का ऐसे समझ लो इनवर्स कर दिया है, जो वैल्यू डिवाइड में थी वो ऊपर चली गई, जो ऊपर थी वो नीचे, और इसमें मान लो नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो ये हो गया 1 अपॉन जी म्यू ए। तो 1 अपॉन जी म्यू ए को ये लिख दिया और ये दोनों अपोजिट, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, आप इन दोनों को इक्वेट करो क्योंकि दोनों ही सेम बात बोल रहे हैं, ए म्यू जी की बात कर रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे बच्चों, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर, बट साइन आर सेम, क्योंकि आर कौन से एंगल हैं, अल्टरनेटिंग एंगल्स, ठीक है। तो आपके पास साइन आर इक्वल, तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, साइन आई इज इक्वल टू ई या फिर आई इज इक्वल टू ई। जितने एंगल पर वो इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर वो क्या होगी, एमर्ज होगी। दैट मीन्स एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे इन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेलल जाएगी किसके, एमर्जेंट रे के। तो यही हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये क्लियर हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं मेन अपने जो 12th का कंसेप्ट है उस पर आते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट की। ये शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, कितना वो शिफ्ट करने वाला है। तो एक्चुअली में ये शिफ्ट क्या है, क्या, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे।
तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट। ये आपको पहले ही बता दिया। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप। इस एफ पॉइंट से हम डालेंगे परपेंडिकुलर इस इंसिडेंट रे पे। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एंगल कितने का होगा दोनों साइड, 90 डिग्री, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जी। तो हमने एक एफ जी ले लिया परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ये जो अपनी इंसिडेंट है इसका नाम हमने क्या राइट किया हुआ है, पी क्यू। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, मैं इसको थोड़ा अलग बना रही हूँ, ध्यान से देखो। ये आपका ई पॉइंट, ये एफ से मैंने एक परपेंडिकुलर लिया जी। तो ये एक ट्रायंगल, ये जो बन रही है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैंने यहाँ बना दिया। ये पॉइंट है आपका एफ, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट जी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने इसीलिए नहीं किया, नहीं तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी, है ना, और अच्छा नहीं लगेगा डायग्राम। ये पॉइंट ई से एफ से परपेंडिकुलर जी, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये आपका एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन मान लेना ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपका कितने का है, क्योंकि स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा, लेकिन अभी हम इसको बाय हैंड बना रहे हैं। ये वाला एंगल क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो। आपकी रे, मैं यही बता रही हूँ, आपकी रे आ रही थी, कितने एंगल पर आई, जाना था उसको कैसे, ऐसे, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये कितने एंगल पर आ गई, आर एंगल पर, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। कितने एंगल पर मुड़ गई, इस एंगल को बच्चों हम डिनोट करते हैं डेल से, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, कि इतने एंगल पर ये मुड़ गई। आई पे गई, कितने पर, आर पे, और आर एंगल पे कब गई, इतना एंगल मुड़ने के बाद वो आर एंगल से पास हुई। ठीक है, तो इतने एंगल पर मुड़ गई, दैट मींस ये वाला एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, डेल। इस ट्रायंगल में ये जो एफ ई जी ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल होगा आपका डेल। तो ये आपकी ट्रायंगल होगी। अब यहां से हमें फाइंड आउट करनी है इस एफ जी की वैल्यू। ये जो एफ जी है यही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट है, दैट मींस डी है। यही आपको मैं फिर से यहाँ राइट कर रही हूँ डी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपको साइड गिवन है और आपको एंगल गिवन है, तो आप किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल रूल, जहां पर 90 डिग्री और ये एंगल बना है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन डेल की वैल्यू, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट, तो हमें साइन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए। तो साइन डेल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास बच्चों कितना है, एफ जी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एफ ई। क्या मैंने यहाँ पर यही राइट नहीं किया हुआ, अकॉर्डिंग टू या फिर फ्रॉम ट्रायंगल एफ ई जी, साइन डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ जी अपॉन एफ ई, सेम यही वैल्यू इस ट्रायंगल से आई है, ये जो मैंने सेपरेट यहाँ बना दी। तो एफ जी की वैल्यू क्या हो गई, एफ ई साइन डेल, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू। और आप एफ जी की जगह क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, डी, क्योंकि एफ जी क्या है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट। ये आपकी अज्यूम कर लो इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन को समझने के लिए एक बार फिर से वापस आते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको डी की वैल्यू मिल तो गई, लेकिन एफ ई नहीं मिला। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू अभी भी अननोन है डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको एफ ई चाहिए। व्हाट इज एफ ई, दिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर की। ध्यान से देखोगे अगर तो आपको दिखेगा ये नॉर्मल मैंने थोड़ा सा बढ़ा रखा है, दूसरी सरफेस तक ला रखा है, यानी ये भी एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना रखी है। ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल एफ ई एच, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये पॉइंट हो गया एच, ये पॉइंट हो गया एफ, ये पॉइंट हो गया आपके पास ई, और जिसमें कि ये वाला एंगल अब आपके पास कितने का है, आर का, ये एंगल 90 डिग्री, और इसमें ई एच जो है बच्चों, ये डिस्टेंस जो है, ये है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये क्या है कि ग्लास स्लैब कितनी मोटी है, ये उसकी कितनी थिकनेस है, ये टी। तो वही बात, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, एक साइड दे दी, एक साइड आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, जिस पर 90 डिग्री और एंगल बनाएंगे बेस,
ये आपको गिवन है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो कौन सा कंपोनेंट, कौन सी रेशो फाइंड आउट करेंगे, कोस की। इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, आर। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास, ई एच, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, एफ ई। तो एफ ई की वैल्यू क्या हो गई, ई एच कितना है, टी, और कोस आर, मींस एफ ई इधर ले गए, कोस आर इधर ले गए, तो यही वैल्यू नहीं राइट की हुई मैंने यहाँ पर। कोस आर किसके इक्वल होगा, ई एच अपॉन एफ ई, यानी एफ ई किसके इक्वल हो गया, ई एच अपॉन कोस आर, और ई एच की जगह बच्चों आप क्या पुट कर सकते हो, टी। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो मतलब एफ ई की जगह जब हम ये पुट करेंगे टी अपॉन कोस आर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट का। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम डेल, क्योंकि डेल हमें नहीं पता होगा, हमें हमेशा बस एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होगा। तो डेल को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। तो आपने अभी किया, ये एंगल आई था, आर एंगल पर आ गई, कितना मुड़ने के बाद, डेल इधर जाती सीधा, लेकिन इतने एंगल पर मुड़ गई, दैट मींस आई किसके इक्वल हो गया, आर प्लस डेल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो डेल किसके इक्वल हो गया, आई माइनस आर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब न्यूमेरिकल्स में आपका ये फॉर्मूला मतलब आ जाता है इस टॉपिक से न्यूमेरिकल। तो आई गिवन है, आर गिवन है और थिकनेस गिवन है, तो आप आराम से लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे, बट इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस आप लोग जरूर करना। ओके